हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम तैयारी कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट कमिंग जेई एग्जाम। और हम यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही जो कि आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? जो कि टीसीएस पिछले 5 से 6 साल से नए प्रकार से पूछ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन को हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो इन दिस 8th सेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये जो 8th प्रैक्टिस सेशन है, यहां पर हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। सो फार वी हैव डिस्कस क्वालिटी पैरामीटर्स, वाटर डिमांड, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो चलिए देखते हैं कैसे किस तरह क्वेश्चन जो है वो यहां पर आते हैं। पहला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इज सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड रोड्स एंड स्ट्रीट्स। तो देखो यहां पर जब भी बात चल रही है क्वेश्चंस की, जब भी यहां पर आपके पास कंडीशंस है कि इनमें से कौन सी मेथड इस्तेमाल होगी, तो देखो यहां पर आपके पास जब हम बात करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम की, तो जो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है? तो दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ अगर वेल प्लान्ड सिटी है तो उस केस में इसका जो है वो सबसे ज्यादा यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिछाया जा सकता है। तो वेल प्लान्ड सिटी केस में ग्रिड आयरन सिस्टम अच्छे से यूज किया जा सकता है। When it comes to the case of radial system, तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है, जोन वाइज पूरे एरिया को बांट दिया जाता है। सो व्हेन एरिया इज डिवाइडेड इन जोन्स, एरिया इज डिवाइडेड इन जोन्स, और हर एक अलग अलग जोन का जो है वो हमारा अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बना दिया जाता है। और पानी सप्लाई कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से। इफ यू टॉक अबाउट द ट्री और डेड एंड सिस्टम, तो ट्री और डेड एंड सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम है जो कब प्रोवाइड किए जाते हैं, जब सिटी कहां पर बेसी हो, हैप्पहजार्ड मैनर में। जब सिटी हैप्पहजार्ड मैनर में हो, ऐसे केस में हम डेड एंड या ट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वेल प्लान रोड या स्ट्रीट्स के लिए बनाया जाए, जो कि हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज बीइंग रेफर्ड एज आल्सो कॉल्ड एज रिंग सिस्टम, जिसे रिंग सिस्टम कहा जाता है। तो रिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कब? हमारे पास जब वेल प्लान रोड सिस्टम हो, तब वेल प्लान रोड नेटवर्क हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा ऑप्शन नहीं है, और नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है वेल प्लान्ड सिटी का। वेल प्लान्ड सिटी के साथ ही स्टार मार्क लगा के लिख सकते हैं कि अगर सिटी वेल प्लान्ड है तो हो सकता है कि रोड नेटवर्क की भी प्लानिंग हमारे पास अच्छी होगी। तो हमारे पास अलोंग विथ, यहां पे मेंशन कर लेते हैं, अलोंग विथ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमारे पास इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है वो क्या? तो वो ए निकल कर आएगा, दैट इज द ग्रिड आयरन सिस्टम। तो सवाल को पूछने का तरीका और हमें हमारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको जज करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इनमें से जो हमारे पास फिगर है उसमें से हमारा सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा हो सकता है? तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट यू कैन सी इज, आपके पास यहां पर ये जो पूरी पूरी लाइन है, ये आपके पास सबमेन दिखा रहा है, सबमेन के पास ब्रांचेस दिखा रहा है, और ब्रांचेस के बाद जो है वो आपके पास यहां पर अब कंप्लीटली आपके डेड एंड दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है यहां पर, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि ये जो आपके पास यहां पर डेड एंड दिखा रहे हैं, तो डेड एंड दिख रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम कौन सा कहलाएगा? डेड एंड सिस्टम कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास यहां पर सिस्टम डेड एंड है तो डेड एंड के कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यहां पर हमारे पास प्रेशर जो है वो प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होता है एज वी गो अहेड इन दी डेड एंड्स। प्रेशर ड्रॉप यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक, और क्वालिटी जो है वाटर की वो यहां पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है यहां पर। क्यों? क्योंकि भाई डेड एंड है तो बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पानी हमारे पास प्रेशर ड्रॉप कम होता चला जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होता चला जाएगा,
तो जो हमारे पास आगे तक है वहां तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा। और हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी फायर फाइटिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम होगी। साथ में यहां पर कहीं पर भी रिपेयर या मेंटेनेंस का वर्क आता है, पूरा का पूरा जो डाउनस्ट्रीम एंड है वो पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो जो डाउनस्ट्रीम एंड है अफेक्टेड बाय किससे, रिपेयर से, या कोई ब्रेकडाउन हो, ऐसे केस में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम में एक खासियत है, क्या, प्रेशर ड्रॉप होता चला जाएगा कंटिन्यूसली, में पता है। तो इसकी वजह से एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है, एनालिसिस इज इजी। क्यों, जैसे जैसे पाइप में आगे बढ़ते चलेंगे हमें पता है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर कैसे कैसे ड्रॉप होता चला जा रहा होगा, तो एनालिसिस सबसे आसान हो जाता है यहां पर। और अगर बात करें तो चीपेस्ट मेथड है, क्योंकि पाइप की सबसे कम कॉस्ट यहां पर आती है, क्योंकि हमें सिर्फ वहीं तक बिछाना है जहां तक रिक्वायरमेंट है, पूरा नेटवर्क बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स द सम ऑफ द piezometric head drops around each elementary circuit is 0, sum of discharges around each elementary circuit is 0, the total head at each node is the same, the piezometric head loss in each arm of the circuit is same। तो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क की, कि भाई पाइप नेटवर्क में कैसे पानी फ्लो हो रहा है, कैसे क्या हमारे पास प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। क्या, एक हमारे पास डिस्चार्ज और एक हमारे पास हेड लॉस। एक हमारे पास डिस्चार्ज और एक हेड लॉस। तो डिस्चार्ज हमारे पास कैसे मिल रहा होगा, सो वी नो इट बाय एरिया और वेलोसिटी की मदद से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द हेड लॉस, तो हेड लॉस हमें ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द हमारे पास चेंज इन डाया, ड्यू टू द बैंड, इन सब की वजह से हमें हेड लॉस निकालना पड़ता है। तो हेड लॉस हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन बेस्ड है हमारे पास ये। जब ये दोनों चीजें आ जाएगी तो अब नेटवर्क को समझने की जरूरत है, पूरा एनालिसिस करने की जरूरत है। तो अलग अलग मेथड होती है, एक मेथड कहलाती है इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम, इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम, और एक मेथड कहलाती है रेफर्ड एज हार्डी क्रॉस मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड। अब यहां पर होता क्या है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द नेटवर्क ऑफ द पाइप्स दैट वी हैव, पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर जा रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास पाइप्स बिछे हुए हैं। तो इट इज वेरी मच श्योर कि हमारे पास पानी अगर यहां से आ रहा है और यहां जा रहा है, तो इसके अंदर तो पानी कैसे भी फ्लो कर सकता है, कैसे भी फ्लो कर सकता है। मतलब अगर इधर से इधर जा रहा है और अगर इधर से इधर जा रहा है, यहां से जाने के बाद अगर वो दो भाग में बंटता है, यहां पर जाने के बाद यहां से आएगा तो दो भाग में बटेगा, दो भाग में बटने का इधर भी पानी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाके दो भाग में बटेगा। अगर यहां से दोनों जगह से आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां से हमारे पास फिर पानी इधर जाएगा और दोनों जगह से आ रहा है तो फिर आगे जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि किसी जंक्शन पर जो हमारे पास इनकमिंग है वो हमारे पास आउटगोइंग के बराबर है, किसी जंक्शन पर जो हमारे पास इनकमिंग है वो आउटगोइंग के बराबर है, किसी भी जंक्शन पर हमारे पास जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहां पर कहीं पर भी मेंशन हो, अगर ऐसा पॉइंट तो सोच लेते हैं, द piezometric head loss, the total head loss, the sum of discharge, the sum of discharge around the each elementary circuit is 0। क्या डिस्चार्ज का हमारे पास जो सम है क्या वो 0 है? तो देख लेते हैं जरा। मान लो हमारे पास यहां पर डिस्चार्ज आया Q, और मान लेते हैं यहां पर हमारे पास डिस्चार्ज गया Q/2, यहां डिस्चार्ज गया Q/2, और यहां पर ये Q/2 गया ना, तो ये बना Q/2 और ये बना Q/2, और यहां भी आएगा Q और यहां भी आएगा Q। मान लेते हैं यहां भी आया Q/2 और यहां भी आया Q/2। तो ऐसे में हमारे पास यहां से Q/2 आ रहा है, यहां से Q/2 आ रहा है, तो फिर यहां पर कोई डिस्चार्ज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। और नहीं होगा तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ डिस्चार्जेस अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज 0, अगर इस एलिमेंट्री सर्किट को बात करूं तो सम ऑफ डिस्चार्जेस 0 नहीं हो रहा है,
सम डिस्चार्ज तो है, इसका सम जीरो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, मैं किसी भी सर्किट में चलूं तो मेरे पास सम जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। डायरेक्शन की यहां पर अभी हम बात ही नहीं कर, डायरेक्शन की बात कहां पर करेंगे, हेड लॉस में करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये प्लस में है, ये हमारे पास माइनस में है, सम जीरो हो रहा है क्या, नहीं कह सकते। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ हेड लॉस, तो यहां से यहां कुछ लॉस होगा। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन जाता हूं तो मेरे पास वो हेड लॉस मुझे पॉजिटिव मिलेगा कि भाई यहां से यहां एनर्जी बढ़ गई, यहां से यहां एनर्जी घट रही है। तो अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं या फिर मैं इस नेटवर्क की बात करूं, किसी भी नेटवर्क की बात की जा सकती है, किसी डायरेक्शन में जाने पर अगर एनर्जी कम होती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर एनर्जी बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमारे पास अगर बात करूं सम ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स, हेड ड्रॉप की बात चल रही है, ठीक है, अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज जीरो, तो वो जाहिर सी बात है जीरो ही होना पड़ेगा, दैट हैज टू बी जीरो। तो हमारे पास यहां पर क्या कहा जा सकता है, डिस्चार्ज का सम अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट जीरो हो, नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन दिस इज वेरी मच कंफर्म कि हमारे पास जो हेड लॉस है वो अगर हम किसी सर्किट में चलते हैं, इफ दिस इज द सर्किट दैट वी हैव, तो यहां से यहां हेड लॉस हो रहा है, यहां से यहां हेड लॉस हो रहा है, लेकिन यहां से यहां हेड, इधर आने में हेड गेन होगा। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर इनका जो है वो टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए यहां पर, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज। आजकल देखो ये सवाल इस तरह के आने लग गए, सवाल को फेरबदल करना तरीका क्या, जो चीजें कन्वेंशनल तरीके से पूछी जाती है तो उसका उल्टा पूछना चालू कर दो। नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ग्रिड आयरन मेथड ऑफ द लेआउट ऑफ द पाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रिड आयरन मेथड के पहले तो हमें पता होना चाहिए बेनिफिट्स क्या है। क्या बेनिफिट है ग्रिड आयरन मेथड के, हमारे पास जो प्रेशर है पाइपलाइन के अंदर वो इंप्रूव हो जाता है, प्रेशर है वो हमारे पास बेटर है। इसके अलावा हमारे पास स्टेग्नेशन, पानी नहीं है, पानी रुकता नहीं है यहां पर, स्टेग्नेशन नहीं है। फिर तीसरा हमारे पास फायर फाइटिंग कैपेसिटी बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास और क्या कहा जा सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाती है क्योंकि सिस्टम बिछाना पड़ता है। यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है। सिस्टम थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारे पास यहां पर देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी एनालिसिस करने में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये थोड़े से बेसिक पॉइंट है। अफेक्ट्स स्मॉल एरिया इन केस ऑफ रिपेयर, तो ये वाली बात तो सही है, यस ये बात सही है, क्योंकि हमारे पास यहां पर दूसरी जगह से पानी फ्लो के आ सकता है तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉट लायबल टू पोल्यूशन, ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मिनिमल हेड लॉस, हेड लॉस हमारे पास यहां पर जो है वो कम से कम होगा, तो ये भी बात सही है। इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, क्यों भाई बहुत सस्ता थोड़ी है, ये तो गलत है। नो, कॉस्ट ज्यादा है इसकी क्योंकि नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। तो इनमें से कौन एडवांटेज नहीं है, हमारा डी ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट आंसर। ये हमारे पास बेसिक जो है वो पॉइंट कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या पूछा है हमसे, इफ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवेज इज दिस मच क्यूमेक्स पर सेकेंड, देन द डायमीटर ऑफ द राइजिंग मेन कैरिंग सीवेज एट 1 मीटर पर सेकेंड वुड अप्रोक्सीमेटली बी। तो देखो आपके पास यहां पर क्या दे रखा है, मैक्सिमम सीवेज दे रखा है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, तो डिस्चार्ज आपको पता है कितना है, जो है 0.314 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर, और डायमीटर पूछा है लेकिन साथ में वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो डायमीटर पूछा है, सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो एरिया क्या लिखा जा सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 0.314 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, हमारे पास वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ये गया, ये जाएगा, ये जाएगा, मीटर स्क्वायर बनेगा, ये बचेगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, एरिया, एरिया इज कमिंग आउट टू बी 0.314 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, डाई पूछा है, डाई पूछा है, इज इक्वल टू 0.314 मीटर स्क्वायर। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू
हमारे पास 3.14, हाँ या ना, 22/7 3.14। तो पाई हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ये 3.14 है और ये 0.314 है, तो ये वाली क्वांटिटी इससे कितना गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 10, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, ये इससे 10 गुना गया, तो 10d²/4 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो d इक्वल टू 0.4, d² इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर। तो d इक्वल टू √0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, d हमें चाहिए, इसका रूट चाहिए हमें, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज πd²/4, तो ये तो हो जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 4/10 का रूट मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास 2/√10 का मीटर स्क्वायर, और √10 को लिखा जा सकता है क्या, 3 पॉइंट समथिंग, तो 2/3 पॉइंट मान लेते हैं कुछ हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, तो 2/3 होता है 0.6 समथिंग। तो ये हमारे पास, अब तो ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ जाएगा क्योंकि दो वैल्यू दे रखी है 0.60 और 0.66, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.4 का रूट। ठीक है, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.4 का अगर हम रूट कर भी लेते हैं तो 0.63 के बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0.63 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो d इज इक्वल टू ये मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जा रहा है, A इज कमिंग आउट टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई आर ट्रीटेड फॉर, किस चीज के लिए, सॉरी टेस्टेड फॉर, किसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो पाइप्स के बारे में क्या जानकारी पता है आपको, हाउ मच डू यू नो अबाउट द पाइप्स, कितने प्रकार के पाइप्स है। पाइप्स है हमारे पास कास्ट आयरन, पाइप्स है हमारे पास स्टील के, पाइप्स है हमारे पास आरसीसी के, पाइप्स हैं हमारे पास एस्बेस्टोस के। क्या क्या इनकी फंक्शनलिटी है, तो कास्ट आयरन जो है वो हमारे पास बहुत हेवी होते हैं और ऊपर से अच्छा खासा कंप्रेसिव लोड लेने की क्षमता रखते हैं, गुड स्ट्रेंथ। कहां काम में लेते हैं इनको, इनकी लाइफ लगभग लगभग जाती है 100 ईयर्स के बराबर तक। और कहां पर इनको यूज में ले सकते हैं, तो यूज में ले सकते हैं इनको कहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्योंकि वो ऊपर से आने वाला लोड अच्छा खासा झेल सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ स्टील पाइप्स, तो स्टील पाइप जो है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ के अच्छे रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इनका जो है वो लोड, मतलब अंदर से प्रेशर हैंडल कैपेसिटी अच्छी है, तो इंटरनल प्रेशर के लिए ये अच्छे से जो है वो यूज आ सकते हैं। इंटरनल प्रेशर, इनकी लाइफ जो है थोड़ी कम चलती है, 25 से 50 साल ही इनकी लाइफ होती है, बिकॉज दे इजीली गेट, बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं इनके कारण से ये धीरे धीरे हमारे पास खराब होना चालू होते हैं। इसी के अलावा अगर बात करें कहां पर इनको यूज होगा, पंपिंग स्टेशन में इनका यूज करेंगे, पंपिंग स्टेशन में। आरसीसी के हमारे पास जो है वो बहुत हैवीएस्ट है, बहुत स्टेबल भी होते हैं, लाइफ इनकी लगभग लगभग चलती है 75 साल। इनका जो है वो H2S कोरोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, एस्बेस्टोस पाइप सबसे लाइटेस्ट और फ्लेक्सिबल, इनको हम, स्ट्रेंथ इनकी अच्छी नहीं होती तो नो हॉरिजॉन्टल लेइंग, सिर्फ इनको वर्टिकल लेइंग में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आ रही है कि भाई हमारे पास, हमारे पाइप के अंदर अंदर पानी फ्लो करेगा, तो पानी फ्लो करेगा तो पाइप के पास अच्छा खासा प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए,
बिल्कुल सही बात है, प्रेशर के लिए इसको हमेशा टेस्ट किया जाएगा। पाइप कहां पर किस डायमेंशन का लगना चाहिए सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आसानी से भेजा जा सके, तो डायमेंशन के लिए चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। पाइप हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है, अगर लीकेज के चांसेस बन रहे हैं तो पानी पाइप के अंदर से तो बाहर आ सकता है, बाहर से गंदा पानी अंदर आएगा तो कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो लीकेज के लिए भी चेक करना पड़ता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है फिर से, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शोन इन द फिगर। क्या दिखाई दे रहा है? बार बार आपको जगह जगह पे क्या दिखाई दे रहे हैं? डेड एंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, डायरेक्टली आ जाता है क्या, आपका फिगर बना हुआ और आपको उसका सवाल आंसर बताना है। तो डेड एंड सिस्टम हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा ये? डेड एंड सिस्टम। एक है रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। सभी के पॉइंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किए। तो यहां पर हमारे पास अगले पर आते हैं। अगला सवाल पूछ ले भाई ये कौन सा सिस्टम है? तो आप ये जरा देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो मेन पाइपलाइन है वो कहां कहां फैली हुई है। वो मेन पाइपलाइन आपके पास बाहर बाहर फैली हुई है। ये देखो, ये पूरे पूरे में मेन पाइपलाइन। जब मेन पाइपलाइन पूरे बाहर बाहर में फैली होती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज सर्कुलर और रिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? सर्कुलर और रिंग सिस्टम। एक होता है रेटिकुलेशन सिस्टम, या फिर इसी कहते हैं ग्रिड सिस्टम या ग्रिड आयरन सिस्टम। तो यहां पर हमारे पास सर्कुलर रिंग सिस्टम में क्या होता है? सेम एज, क्या है? बिल्कुल ये सेम एज ग्रिड आयरन, सेम एज ग्रिड आयरन, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि मेन पाइप की लेंथ बढ़ जाती है, मेन पाइप लेंथ बढ़ जाती है। तो मेन पाइप की लेंथ बढ़ जाने से हमारे पास यहां पर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मेन पाइप कहां बिछाया जाता है? पूरे के पूरे बेहतर रोड नेटवर्क सिस्टम में। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच टाइप ऑफ वॉल्व इज यूज्ड इन पाइपलाइंस फॉर कन्वीनियंस इन मैन्युअली क्लोजिंग द पाइप्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड हैज एन एडवांटेज ऑफ क्विकर ओपनिंग। तो देखो अब डिफरेंस समझते हैं पहले। ग्लोब वॉल्व, गेट वॉल और बटरफ्लाई वॉल्व, इन सबका अपना अपना एक फंक्शन है। ग्लोब वॉल जो होता है ये क्या करता है? तो ये गेट वॉल और बटरफ्लाई वॉल सबका एक जैसा फंक्शन है। ऑल कंट्रोल द फ्लो इन पाइप, कंट्रोल द फ्लो इन पाइप। बटरफ्लाई वॉल जो है वो फ्लो रेट को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, कैन मैनेज फ्लो रेट इजीली। ये फ्लो रेट को आसानी से मेंटेन कर पाता है, चाहे हमें कैसा भी कंट्रोल करना हो फ्लो को। जब ग्लोब वॉल होता है तो ग्लोब वॉल की कंडीशन है कि ये हमारे पास कहां पर ज्यादा सुटेबल हो जाता है? मोर सुटेबल इन ऑपरेशन, मोर सुटेबल इन ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन ज्यादा बेहतर होता है। गेट वॉल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और वॉल्व होता है, इनके ही जैसा एक और वॉल्व होता है जिसे कहते हैं नीडल वॉल्व। स्मॉलर इन डाया, मतलब स्मॉलर इन साइज, छोटी साइज का होता है, घरों में यूज होता है। यहां पर हमारे पास थ्रॉटलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास यहां पर चेक वॉल्व काय के लिए किस किस काम में आता है? चेक वॉल्व, चेक वॉल्व का पर्पस होता है कि ये हमारे पास चेक वॉल्व को और भी नाम से जानते हैं। अच्छा, गेट वॉल्व को और भी नाम से जानते हैं क्या? स्लुइस वॉल्व। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसे? एक और स्लुइस वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो गेट वॉल्व हो गया, स्लुइस वॉल्व हो गया, और हमारे पास ग्लोब वॉल्व हो गया, बटरफ्लाई वॉल्व हो गया। सबका एक जैसा फंक्शन है, बस छोटा मोटा चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें चेक वॉल्व, तो चेक वॉल्व को और क्या कहते हैं? रिफ्लक्स वॉल्व भी कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं नो रिटर्न वॉल्व। नो रिटर्न वॉल्व भी कहते हैं। ये सिर्फ क्या करता है? फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ये इसकी खासियत है। तो यहां पर हमसे सवाल पूछा है कि कौन ऐसा हमारे पास वॉल्व है इनमें से जिसको हम बहुत आसानी से क्लोज या ओपन कर सकते हैं
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो वो कौन है जिसको हम ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, वो है कौन सा, ग्लोब वॉल्व। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच मेन पाइपलाइंस आर प्रोवाइडेड अराउंड द एरिया। अराउंड द एरिया में किसका आंसर आ जाना चाहिए, सर्कुलर सिस्टम का आ जाना चाहिए। हमारे पास रेटिकुलेशन, ग्रिड आयरन ऑलमोस्ट एक जैसी बातें हैं। डेड एंड हमारे पास जो है वो सबसे आसान बनता है, इजीएस्ट बनता है, तो वो हमारे पास हैपोजार्ड मैनरशिप सिटी बस्ती तब इसे बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलर सिस्टम हो जाएगा। अगला पूछा है इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हिच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो रेट। फ्लो रेट को कंट्रोल, टू कंट्रोल द फ्लो इन द डायरेक्शन वो है गेट वॉल्व। टू कंट्रोल द फ्लो रेट बटरफ्लाई वॉल्व। जहां पर थ्रॉटलिंग की बात आएगी नीडल वॉल्व। जहां पर ऑपरेशन की बात आएगी, प्रॉपर्ली मैनेज करना, ग्लोब वॉल्व। बात करते हैं एयर रिलीफ वॉल्व। एयर रिलीफ वॉल्व क्यों लगाते हैं, एक्सेस एयर आ जाती है, ट्रैप हो जाती है, उसको रिलीव कराने के लिए। तो कहां पर देते हैं इसे, समिट पॉइंट पे देते हैं, समिट पॉइंट पे देते हैं। साथ में और क्या ध्यान रखना पड़ता है, जब हमारा फ्लो नहीं हो पाता पाइपलाइन के अंदर तो एक्सेस एयर को रिलीज करने के लिए होता है, टू रिलीज एक्सेस एयर। या फिर जब पाइपलाइन में फ्लो नहीं होता है तो ट्रैप्ड एयर है इसलिए नहीं होता है, तो पाइप में फेलियर से बचने के लिए होता है कि पाइप फेल ना कर जाए, मतलब फ्लो ना होने दे, उससे बचने के लिए एयर रिलीफ वॉल्व लगाया जाता है, टू रिलीज एक्सेस एयर। हमारे पास यहां पर और कैसे, और कितने तरह के हमारे पास वेल्व होते हैं, एयर इनलेट वॉल्व। एयर इनलेट वॉल्व क्यों लगाया था, एयर अंदर लाने के लिए। क्यों अंदर लाना चाहते हैं, कि हमारे पास टू अवॉइड वैक्यूम, टू अवॉइड वैक्यूम, और जब भी पाइपलाइन खाली करनी हो तब टू एम्प्टी पाइप एयर इज इनलेट। कहां देते हैं इसको, ये भी हमारे पास यहीं पर दिया जाएगा, समिट पॉइंट पे। इसके अलावा और क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। क्यों देते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व, सिंपल सा फंडा है, वाटर हैमरिंग प्रेशर से बचने के लिए। वाटर हैमरिंग। और कौन सा वॉल्व होता है, तो ब्लो ऑफ वॉल्व, ब्लो ऑफ, स्काउर या ड्रेन वॉल्व। ठीक है, स्काउर वॉल्व क्यों देते हैं, हमारे पास टू एम्प्टी सेडिमेंट डिपॉजिट। जब पाइपलाइन में सेडिमेंट डिपॉजिट बन जाता है बहुत सारा, तो उसे खाली करने के लिए हम स्काउर वॉल्व देते हैं। ड्रेन वॉल्व जब नाम यूज होगा तो काय के लिए यूज होगा, ड्रेन वॉल्व, ड्रेन वॉल्व नाम यूज होगा टू एम्प्टी पाइपलाइन। जब पाइपलाइन खाली करना हो किसी पर्पस के लिए तो ड्रेन वॉल्व का नाम यूज होता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल करता है फ्लो रेट को, वो आंसर क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई वॉल्व। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द टुडे सेशन। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द और कितनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ये हमने यहां पर डिस्कशन किया। मैं आशा करता हूं काफी कुछ आप लोगों को यहां पर सीखने को मिला होगा, रिवाइज हुआ होगा, आपका क्वेश्चन का पैटर्न पता चला होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अगर आप एईसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं, सो वी हैव डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। जो लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरुआत से करना चाहते हैं, या जो पहले कर चुके हैं बट यू डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि हमें सब कुछ नहीं आता है, तो फिर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। द कोर्सेज आर एट अ वेरी लिमिटेड प्राइस पॉइंट। अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन इन अ कंप्लीट रेगुलर बैच, और जिसमें आपकी आने वाली हर एग्जाम की तैयारी हो सके, तो उसके लिए दिस इज वेरी मच अफोर्डेबल बैच, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, अभ्यास और अभ्यास प्लस बैच, अभ्यास और अभ्यास प्लस बैच। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप रिवीजन प्रॉपर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर रिवीजन के लिए हमारे पास हमारा फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल एट एईसी प्लस। आप इसमें से किसी में भी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।